आज हम लोग फ्रिंज की चौड़ाई नापकर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, आइए देखिए इस वीडियो के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोई वेव चलती है, तरंग, तो तरंग जो चलती है उसकी एक तरंग दैर्घ्य होती है जिसे हम लैम्डा से लिखते हैं। जैसे ये तरंग चल रही है तो इसकी वेवलेंथ यहाँ से एक ऊपर स्ट्रिंग बनेगा और नीचे गर्त बनेगा। तो स्ट्रिंग और गर्त के जो बीच की ये दूरी है, पूरा एक कंपन जो पूरा किया है ये, वही दूरी हमारी क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे हम ये देखते हैं, यहाँ पर हम अगर यहाँ इंटरफ्रेंस देखना चाहें तो यंग का प्रयोग, यंग एक्सपेरिमेंट में जो बताया गया था, एक ही स्रोत से तरंगे चलनी चाहिए। तो एक ही स्रोत मतलब कोहेरेंट, उनमें कालांतर समान होना चाहिए। और कालांतर समान होने के लिए यहाँ पर हमने क्या मान लिया है, पहले एक स्रोत S माना गया है और यहाँ पे एक मान लेते हैं कोई लाइट जल रही है और यहाँ से वेव निकली और यहाँ पर एक छोटा दूसरा पर्दा रखा गया है और इसमें बहुत बारीक छिद्र S1 और S2 हैं। इन दोनों से तरंगे निकलेंगी और इन तरंगों के इंटरफ्रेंस से यहाँ पे मान लेते हैं एक ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, चमकीली रेखाएं प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, हमको क्या मिल रही है, यहाँ पर एक चमकीली रेखा प्राप्त हो रही है और ये यहाँ से इसकी दूरी यानी बिंदु O मान लें इसको, तो O से इसकी दूरी x मान लेते हैं। तो इसे हम आइए देखिए, इसका डेरिवेशन करने के लिए हम इसका एक फिगर बनाए हैं। आइए देखिए, यहाँ पर ये फिगर आपका कुछ इस तरह का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे अभी हमने बताया आपको S1 S2 दो स्रोत हैं और यहाँ से एक ही आवृत्ति की तरंगें निकल रही हैं और बिंदु P पर ये पर्दा यन है, पर्दा यल से एक वर्णी प्रकाश निकल रहा है। ये जो बारीक छिद्र किया जाता है इससे एक वर्णी प्रकाश निकलेगा और यहाँ पर एक दूसरा पर्दा रखा गया है M, जिसमें S1 S2 बहुत बारीक छिद्र हैं। इसका एक सेंटर है C से जो S1 की दूरी होगी वही C से S2 की भी दूरी होगी। पर्दा M से यहाँ जो पर्दा यम है इससे कैपिटल D दूरी पर हमने एक पर्दा यन मान लिया है। ये N पर्दे पर क्या होगा, इस पे हमको दीप्त और अदीप्त फ्रिंज मिलेंगी। ठीक है, और दीप्त और अदीप्त फ्रिंज क्या होती हैं, जो ब्राइट फ्रिंज होती है और जो डार्क फ्रिंज होती हैं, इन्हीं को हम कहते हैं। तो जैसे आपको हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे यंग एक्सपेरिमेंट में, तो यंग एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया था, तो यंग एक्सपेरिमेंट में ये स्रोत से जो तरंगे निकल रही हैं तो यहाँ पे ब्राइट डार्क तमाम फ्रिंजें हमको मिलती चली जाती हैं। तो यहाँ पर जो ये बीच में जो बनता है, ये बीच में, तो इसको बीच वाले फ्रिंज को, जो ब्राइट फ्रिंज होती है, इसको हम कहते हैं केंद्रीय दीप्त फ्रिंज कहते हैं। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज कहते हैं। जो चमकीली रेखा हमको B पर मिलती है इसको हम केंद्रीय दीप्त फ्रिंज कहते हैं। ओके, अब इसी में से हम एक फ्रिंज को यहाँ P पर डिनोट किए हैं, प्रदर्शित किए हैं। अब आइए देखिए, जैसे ये मान लेते हैं S2P है और ये S1P है। तो पहली तरंग का जो है, ये जैसे इस स्रोत से जो तरंग चल रही है इसका पथ मीन्स रास्ता, तो यहाँ पर जो इसके चलने का मार्ग है S1P दूरी और ये दूसरे का S2P दूरी है। तो यहाँ पर इनके पथों का अंतर, तो दोनों के पथों का जो अंतर होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाथांतर कहते हैं। तो पाथांतर ज्ञात करने के लिए हमारे पास यहाँ पर जो सूत्र है वो आइए देखिए, यहाँ पर जैसे पाथांतर बराबर होता है S2P माइनस S1P। डियर स्टूडेंट, यहाँ इम्पॉर्टेंट है इसे समझना, पाथांतर। तो पाथांतर का जो फार्मूला होता है S2P माइनस S1P। अब एक जो है हम यहाँ पर कैपिटल D और स्मॉल d के बीच में एक पाथांतर ज्ञात करेंगे, इन दोनों के पथों का अंतर ज्ञात कर लेंगे। और एक जो आपको बताया गया था इंटरफ्रेंस, और इंटरफ्रेंस में जो बताया गया था संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए जो कंडीशन बताया गया था उसमें भी पाथांतर होता है, वो लैम्डा के रूप में होता है। तो अगर ये पाथांतर हम ये कैपिटल D स्मॉल d में ज्ञात कर लें और वहाँ हमको लैम्डा के रूप में पाथांतर ज्ञात होता है, तो
तो दोनों को अगर हम इक्वल कर देंगे, बराबर कर देंगे, तो हमको एक सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो यही कार्य जो है हम लोग को करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ गणितीय फार्मूला ज्ञात करेंगे, इसमें डी और स्मॉल डी और एक्स में संबंध ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये केंद्रीय फ्रिंज जो ओ इसका सेंटर है, वहाँ से जो बन रहा है, इसकी दूरी हम पी की मान लिए हैं स्मॉल एक्स है, ठीक है। और इस पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी है, और यहाँ पर इसके बीच की दूरी, दोनों स्रोतों के बीच की दूरी डी है। यहाँ से सी एस वन के बीच की जो दूरी होगी वो d/2 हो जाएगा, और सी एस टू के बीच की दूरी d/2 हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर समझने के लिए। तो हम दोनों के पथों का अंतर ज्ञात करेंगे। यहाँ जैसे ये पथांतर है, तो S2P माइनस S1P ज्ञात करना है हमको। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर तो S1 से हम पर्दा, यहाँ पर S1 से हम क्या करते हैं, एक पैरेलल लाइन खींच लेते हैं इन दोनों के बीच में। तो S1A और S2B ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। तो यहाँ ये दोनों क्या 90 पे बन रहा है, यहाँ पे भी 90 होगा, यहाँ पे भी 90 होगा, कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर रेखाएं हैं। CO के समांतर रेखाएं खींची गई हैं। अब यहाँ पर हम ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज क्या बन रहा है, S1PA समकोण त्रिभुज है, S2PB समकोण त्रिभुज है। इन दोनों समकोण त्रिभुज में ये जो कण है इनका बन रहा है, यही कण जो है ये बड़ी भुजा हो जाएगी, ये छोटी भुजा हो जाएगी। अब इसमें से इसको हम घटा देंगे तो हमको पथों में अंतर मिल जाएगा, S2P माइनस S1P। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज में S1PA में जो है और S2PB में समकोण त्रिभुज लगा देते हैं। तो S2PB में हम समकोण त्रिभुज लगाएंगे तो यहाँ देखिए क्या मिल जा रहा है, S2P का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा कैपिटल D आधार का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ लंब देखिए यहाँ पर ये आपका बन रहा है, सॉरी यहाँ पर ये है, ये आपका त्रिभुज है PS2B यहाँ पर है। तो इसमें S2P का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा कैपिटल D का वर्ग, और यहाँ ये दूरी O से यहाँ तक x है, और ये दूरी अभी बताया गया d/2 होगा, तो x प्लस d/2 हो जाएगा, इसमें ये जुड़ जाएगा, इसमें x प्लस d/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से इसी प्रकार से S1P का होल स्क्वायर बराबर कैपिटल D स्क्वायर, और ये दूरी इसमें क्या हो जाएगी, ये d/2 दूरी जो है इसमें घट जाएगी, क्योंकि यहाँ से हमने बताया ये दोनों स्रोत की दूरी C से बराबर होती है। तो ये दूरी माना गया है d स्मॉल d, तो ये d/2 होगा, ये d/2 होगा। तो यहाँ से जो है P की दूरी x माना गया है, तो ये दूरी हमको यहाँ से AP दूरी लिखनी है। तो AP दूरी के लिए हम इसमें से क्या करेंगे, d/2 घटा देंगे। तो यहाँ यही कार्य यहाँ पर किया गया है, x में से d/2 घटाया गया है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को हम घटा देते हैं। तो इनको जब हम घटाएंगे इसमें से, तो देखिए क्या मिल जा रहा है, घटाने पर हमको मिल जा रहा है 2xd मिल जाएगा। 2xd इसका होल स्क्वायर करेंगे और इसको ब्रेक करेंगे, जब आप तोड़ते जाएंगे तो बीच के टर्म जो है यहाँ पर कट जाएंगे, तो मिलेगा हमको यहाँ पर 2xd। यहाँ देखिए xd है और xd है, ये दोनों जुड़कर हो जाएगा 2xd। तो पथों का जो अंतर है ये S2P का होल स्क्वायर S1P का होल स्क्वायर बराबर आ गया कितना, 2xd। लेकिन हमको ज्ञात क्या करना था, हमको ज्ञात करना था पथांतर बराबर होता है S2P माइनस S1P ज्ञात करना था। तो यहाँ स्क्वायर आ गया है, तो इस स्क्वायर को हम क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र लगा देते हैं यहाँ पर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जब सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। इस पे जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये दूसरा जो प्लस वाला फैक्टर है वो नीचे चला आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे चला आया। अब ये जब नीचे चला आता है तो यहाँ देखिए ये जो S2P है और S1P है, S2P और S1P, ये S1 S2 बहुत पास होते हैं, बहुत ही बारीक यानी बहुत पास होते हैं, और पास होने के कारण इनके बीच की जो दूरी होती है वो CO के बराबर होती है। ये मान सकते हैं, नियर अबाउट लगभग मान सकते हैं इसको हम। तो यहाँ S1P और S2P जो होता है, बहुत अगर हम इसको छोड़ के माने इसमें, तो यहाँ हम इसको CO के बराबर मान सकते हैं, क्योंकि ये जो दूरियाँ हैं ये बहुत संकीर्ण हैं, बहुत
सूक्ष्म दूरियों पर स्थित हैं। और ये जो बिंदु P है ये O के ही बहुत समीप है, बहुत O के बहुत समीप है। तो CO जो होता है, CO ये S1P S2P के इक्वल मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं? तो इसके लिए देख लीजिए, यहाँ पर ये आपको लिखना नहीं है, यहाँ पर हम आपको समझने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पर अगर हम D को मान लेते हैं 0.1 सेंटीमीटर और कैपिटल D को 100 सेंटीमीटर मान लेते हैं और OP बराबर 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं जो x माना गया है, तो हम यहाँ S2P S1P को क्या लिख सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से अगर इसको भी हम ब्रेक करना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0.1 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर जो है ये जो कैपिटल D है वो 100 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर S2P S1P जो आया है वो 100 यानी उसका 100 का दुगना आया है। देखिए यहाँ से ये S2P S1P और D कितना माना गया? 100, और 100 का जस्ट दुगना कितना हो जाता है? 200, और 0.1 आया है सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे। तो इसे हम 100 मान सकते हैं। तो थोड़ा बहुत ये जो 0.1 आता है इसको हम छोड़ देंगे इस मान में। तो यहाँ ये कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर इस प्रकार यदि हम S2P S1P को लिख सकते हैं 2D लिख सकते हैं। अगर ऐसा हम लिख देते हैं इसमें तो 0.005% की त्रुटि आ जाती है। इस त्रुटि को हम नगण्य मान लेते हैं क्योंकि दशमलव के 2 अंक के बाद है ये, तो इसे हम छोड़ देते हैं इस कैलकुलेशन में। तो यही हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर जो S1P है, S1P और S2P जो है ये बहुत सूक्ष्म है, तो इसे हम कैपिटल D मान सकते हैं। तो ये D मान सकते हैं। थोड़ा सा अधिक आएगा तो जिसको हम क्या करेंगे यहाँ पर नगण्य मान लेंगे, उसको हम छोड़ देते हैं इस कैलकुलेशन में। ठीक है, ये आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरह से आप समझिए इसको। तो हम यहाँ पर इस दूरी को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? तो S2P और S1P को हम लिख सकते हैं 2D लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 2D। और जब 2D लिख देंगे तो ये दोनों सॉल्व करेंगे तो XD बटे कैपिटल D आ जाएगा। देखिए यहाँ पर S2P माइनस S1P ये क्या मिल गया हमको? पाथांतर मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोग मान लिए हैं, ये पाथांतर है। तो हमको ये पाथांतर का फार्मूला जो मिला ये गणितीय रूप में मिल गया। यहाँ पर x आ गया, d आ गया और कैपिटल D के रूप में आ गया। तो यहाँ जो तरंगों का इंटरफ्रेंस होता है, इंटरफ्रेंस, इनमें इनका जो पाथांतर होता है वो हमको एक वेवलेंथ के रूप में भी ये फार्मूला प्राप्त हुआ है। आइए देखिए वो फार्मूला क्या है। तो वेवलेंथ के रूप में जो हम लोग ज्ञात किए हैं, यहाँ पर जो दीप्त फ्रिंज होती है, ये जैसे यहाँ पर दीप्त फ्रिंज के लिए आपको बताया गया था, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर दीप्त फ्रिंज के लिए जो पाथांतर होता है इसे हम पाथांतर पढ़ेंगे यहाँ पर। और ये पाथांतर 0 लैम्डा 2 लैम्डा डैश डैश करके होता है। तो इसका जो व्यापक समीकरण लिखा जाता है वो यम लैम्डा होता है, और यम का मान 0 1 2 1 आगे लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जो है पाथांतर, ये भी जो है क्या हो गया? ये पाथांतर हो गया। तो पाथांतर हम दीप्त के लिए क्या लिखेंगे? यम लैम्डा लिखेंगे। और अदीप्त के लिए जो पाथांतर होता है ये लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे? m-1/2 लैम्डा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी हम व्यापक समीकरण बना सकते हैं। तो जैसे अदीप्त फ्रिंज कहाँ पे मिलती हैं, कितनी दूरी पे मिलती हैं? λ/2 दूरी पे मिलती हैं, 3 λ/2 कामा 5 λ/2। ठीक है, और यहाँ पे इसका अगर हम व्यापक मान बनाएं, व्यापक समीकरण बनाएं, तो इसे व्यापक समीकरण कैसे बनाते हैं? m-1/2 लैम्डा, और यम का मान 1 2 3 4 रखते चले जाते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, एक हमको गणितीय फार्मूला मिल गया यहाँ पर। समीकरण एक जो हमने माना था S2P माइनस S1P XD बटे कैपिटल D, ये हमको गणितीय फार्मूला मिल गया जो कैपिटल D स्मॉल d और x के रूप में आया। और एक हमको यहाँ पर पाथांतर का जो फार्मूला मिल रहा है, दीप्त के लिए m लैम्डा होता है और दीप्त के लिए जो है यहाँ पर m-1/2 लैम्डा होता है। ये इक्वेशन को हम क्या करेंगे? इसके इक्वल कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, क्योंकि इससे जो ज्ञात किया जा सकता है वही जो है हम इससे भी ज्ञात कर सकते हैं। तो जो रीडिंग इस फार्मूले से मिलेगी हमको XD बटे कैपिटल D से पाथांतर निकलेगा, वही पाथांतर हम इससे भी ज्ञात कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हमको यम के लिए मिला है, एक व्यापक समीकरण बना लेते हैं। तो व्यापक समीकरण के लिए हम ये क्या करते हैं, दीप्त के लिए अगर हम लिखते हैं दीप्त के लिए, तो हम यहाँ पर H2P S1P की जगह पे क्या लिखेंगे, यम लैम्डा लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यह भी एक पाठांतर है, इसको भी H2P माइनस S1P लिख सकते हैं। तो यहाँ पर M, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम दीप्त फ्रिंज के लिए H2P माइनस S1P को हम यम लैम्डा लिख सकते हैं दीप्त फ्रिंज के लिए, और दीप्त के लिए लिख सकते हैं H2P माइनस S1P बराबर M-1/2 और ब्रैकेट में लैम्डा। ये इसका व्यापक समीकरण हो गया यम के रूप में। तो इसी तरह से जैसे यहाँ पर हमने क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर आइए देखिए, तो दीप्त के लिए हम लिख सकते हैं यम लैम्डा, H2P माइनस S1P की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यम लैम्डा, और यक्स डी बटे कैपिटल डी, और यहाँ पर जो मिलेगा x यम लैम्डा बाई कैपिटल डी, और ये डी एक सूत्र मिल गया यहाँ से x के लिए। तो यक्स के लिए फार्मूला आ गया यहाँ पर, ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो यक्स के लिए एक फार्मूला मिल गया यम लैम्डा कैपिटल डी और स्मॉल डी। यहाँ एक विशेष ध्यान ये देना है कि यहाँ पर जो यम आया है, ये यम का मान जो यहाँ पर दीप्त के लिए माना जाता है 0 1 2 3, यानी 0 के लिए रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, तो हमको उस फ्रिंज की दूरी मिल जाएगी। जैसे यम का मान 5 रखें, 4 रखें, तो 5 रखेंगे, 4 रखें, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं इसमें यम के लिए, या यम का मान 4 रखेंगे तो 4 की डिस्टेंस मिल जाएगी दीप्त फ्रिंज की। तो ये केवल दीप्त फ्रिंज के लिए हमने पाठांतर लिखा है यहाँ पर। तो इसके लिए हमको ये फार्मूला मिल गया यहाँ पर x। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर जैसे यमवी फ्रिंज के लिए, तो यमवी फ्रिंज के लिए ये फार्मूला बन गया यहाँ पर, और इस पे क्रम यही जो अगर यम का मान यम के जस्ट क्रम अगर हम ये क्रम से मानते हैं तो यहाँ m+1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 रखते हैं तो यहाँ दूसरा, 2 रखेंगे तो तीसरी फ्रिंज, 4 रखेंगे यम का मान तो 4 1 नहीं 5वीं फ्रिंज। तो 2 फ्रिंज क्रम से इनकी जो डिस्टेंस है उसे वो मान लेते हैं। तो m+1 के लिए ये फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और इस दोनों को घटा देंगे, तो घटाने के बाद यानी यहाँ का जो दोनों का डिफरेंस होता है वही हमारी फ्रिंज की चौड़ाई होती है। तो इनके दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही क्या मिल जाएगा हमको, फ्रिंज की चौड़ाई मिल जाएगी। और चौड़ाई का जो फार्मूला यहाँ पे मिल रहा है वो देखिए डी लैम्डा अपान स्मॉल डी मिल गया, ठीक है, कैपिटल डी लैम्डा अपान स्मॉल डी मिला यहाँ पर। तो ये हो गया हमको क्या मिल गया, फ्रिंज की चौड़ाई, ये दीप्त फ्रिंज के लिए आ गया। आइए इसी तरह से हम देखते हैं अदीप्त फ्रिंज के लिए। तो अदीप्त फ्रिंज के लिए यहाँ पर हम पाठांतर क्या लिख सकते हैं, अभी जस्ट आपको बताएं हम पाठांतर जो है अदीप्त के लिए H2P माइनस S1P M-1/2 लैम्डा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो अदीप्त फ्रिंज के लिए पाठांतर है, तो अदीप्त के लिए ये भी अदीप्त अदीप्त दोनों के लिए हम डेरिवेशन पाठांतर लिख सकते हैं। तो यहाँ जो है हम यमवी फ्रिंज के लिए इसके लिए भी हम मान लेते हैं यहाँ पर। तो यमवी फ्रिंज के लिए ये फार्मूला हो जाएगा, जैसे उसमें किया गया वैसे इसमें भी कर लेते हैं। तो m+1 उससे जस्ट एक क्रम आगे, तो ये लिखेंगे इसमें, और दोनों के ही जैसे माइनस करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो W बराबर कैपिटल डी लैम्डा अपान स्मॉल डी आ जाएगा। तो यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना क्या है, यहाँ पर ये देखा जा रहा है यम किसी फार्मूले में नहीं आ रहा है, चाहे दीप्त हो चाहे अदीप्त हो। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, चाहे दीप्त फ्रिंज हो चाहे अदीप्त फ्रिंज हो, वो यम पर डिपेंड नहीं करता है। तो दोनों की फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है, एक समान होती है। चाहे हम दीप्त फ्रिंज का ज्ञात करें चाहे अदीप्त फ्रिंज का ज्ञात करें, तो इसमें m नहीं आया है तो दोनों के लिए फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए दोनों की चौड़ाइयाँ समान होती हैं। तो एक ब्राइट जो चमकीली रेखा मिलती है और उसके जस्ट बगल में जो हमको काली रेखा मिलती है, वो दोनों की चौड़ाइयाँ बिल्कुल समान होती हैं, ठीक है। ये डेरिवेशन से स्पष्ट हो रहा है फार्मूले से, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको ये फार्मूला खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप थैंक यू, नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर आपको बताएंगे।